जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए गाइस, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा जो है आपकी, ये मई 2021 में आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में देखिए, मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपने 60 क्वेश्चन में से 50 के आंसर के जवाब सही दिए तो आप समझ जाना कि आपकी तैयारी सही है। तो देखिए, पैरामेडिकल के ये सबसे फेवरेट प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। 1 से 10 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय, ऑप्शन ए पूजनीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी ज्ञानेंद्रियां की क्या होगी? ज्ञानेंद्रियां, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन सी ज्योत्सना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो पारिश्रमिक कैसे लिखा जाएगा बताइए? पारिश्रमिक कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगी पारिश्रमिक की? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत कैसे लिखा जाएगा? दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए। निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो निष्कर्षता कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। तो आह्लाद कैसे लिखा जाएगा? आह्लाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी होगी अनुग्रहित। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, और एक कॉपी और पेन जरूर ले लिया करें आप लोग। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और एक कॉपी में इन सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा? अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी हैं। तो रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी बताइए? रचयिता, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रचयिता ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 11 से 15 दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन में कौन सी संधि है? षटधन आनन, षटधन आनन। यहां पर कौन संधि होगी? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? षडानन की होगी व्यंजन संधि। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धरात्मा में कौन संधि है? धर्मात्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? धर्मात्मा, इसमें प्रयुक्त संधि होगी स्वर संधि। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? रेखांकित, रेखांकित में प्रयुक्त संधि ऑप्शन सी जो है आपका दीर्घ संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निश्चल, निश्चल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? आसानी से बता सकते हैं आप लोग। निश्चल में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रुप्रयोग, द्रुप्रयोग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए जो है आपका विसर्ग संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय, द्विगु। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बहुप्रिय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रात दिन बीच में योजक चिन्ह है, तो यहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार, अव्ययभाव। अव्ययभाव होगा नहीं।
कर्मधार होगा नहीं। दो बचते हैं, बताइए कौन सा समास होगा? द्विगु भी नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहन भाई, यहां पर भी बहुप्रिय समास होगा नहीं, तत्पुरुष समास होगा नहीं, बचते हैं दो, बताइए यहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु भी नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। दसमुख, यहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधार होगा नहीं, बचता है बहुप्रिय, तो यहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। 10 आनंद हैं जिनके, यानी कि रावण। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्विगु होगा नहीं आपका, तत्पुरुष होगा नहीं, कर्मधार होगा नहीं, बचता है आपका अव्ययी भाव। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग और ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के कारण आईटीसी जेट का मौसमी स्थानांतरण होता है। इस समय एशिया, विशेषतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में दबाव में परिवर्तन के कारण वायु की दिशा हिंद महासागर से उपरोक्त क्षेत्र की ओर हो जाती है, जिससे ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर पर्माफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। भूविज्ञान में पर्माफ्रॉस्ट स्थायी तुषार ऐसी धरती को कहते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर हो रही हो। इस प्रकार की भूमि में मौजूद जल अक्सर मिट्टी के साथ मिलकर उसे इतनी शक्ति से जमा देता है कि मिट्टी सीमेंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। इस प्रकार के स्थान अधिकतर पृथ्वी के ध्रुवों के पास होते हैं, जैसे कि साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अलास्का। यद्यपि कुछ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि तिब्बत व लद्दाख में भी जहां जहां पर्माफ्रॉस्ट मिलते हैं, पर्माफ्रॉस्ट में खुदाई करना पत्थर तोड़ने की तरह से होता है और इसके लिए भारी औजार की जरूरत होती है। अतः इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व के 4 प्रकार हैं। पहला है गणितीय घनत्व, दूसरा है फिजियोलॉजिक घनत्व, तीसरा है कृषि घनत्व और चौथा है आपका आर्थिक घनत्व। गणितीय जनसंख्या घनत्व के लिए कुल जनसंख्या की उसके क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी का निर्णायक भूमिका था। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गदर पार्टी की स्थापना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने हेतु की गई थी। इस पार्टी को अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकलता था, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया, जिसका गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। रामचंद्र, बराकतुल्ला तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं भी खोली गई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1989 27 मई 1964 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात को भारतीय राजनीतिक में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण भी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने से लेकर 1964 तक, अपने निधन तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में बनाए गए।
जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। यहां एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु निम्नलिखित है: दक्षिणी बिंदु और उत्तरम बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका इंदिरा बिंदु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? आपको ध्यान में रखना है, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन भू संतुलन का प्रमुख उदाहरण है। इस सिद्धांत के अनुसार विशाल भू रचना जैसे कि ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, पठार मैदान आदि संतुलन की अवस्था में रहते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और 7 शिखरों में चौथा सबसे ऊंचा है। यह दुनिया का सबसे लंबा मुक्त पहाड़ है जिसका शिखर 5895 मीटर है। किलिमंजारो एक विशाल स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो करीब 1 मिलियन साल पहले गठित होना शुरू हुआ था, जब लावा रिफ्ट घाटी से बहना शुरू हुआ था। अतः स्पष्ट है कि माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती हैं। सूक्ष्म परिस्थितियों में उगने वाले पादपों को मरुविद पादप कहते हैं। जीरोफाइट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है सूक्ष्म तथा अर्थ है इसका आवास। जीवन चक्र की अवधि, आकार एवं कार्य की अनुकूलन के आधार पर जीरोफाइट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्पकालिक पादप, दूसरा है गूदेदार या मासल पादप और तीसरा है अमासल पादप। इस प्रकार की वनस्पति रेगिस्तान शुष्क क्षेत्रों में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ बिरल पादप वहां ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अल्पकालिक पादप वहां के मानव या जंतुओं के जीवन आधार पर हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या, जो कि देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक है। विकल्प में दिए गए राज्यों का जनसंख्या निम्नवत रहेगा, जैसे कि बिहार 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़, केरल 3.34 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 19,98,12,341 2011 की आंकड़ों के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? संविधान का अनुच्छेद 331 से लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका, डी वाला ऑप्शन 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संविधान में उपबंध किया गया है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामाजिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पार्टीसीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए भी मदद करता है। जब नए अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद भी स्वयं ही समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालिक होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ भी द्विसदनीय है। वर्तमान में 2017 में केवल 7 राज्यों में 2 सदन हैं। ये हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर एवं तेलंगाना। तमिलनाडु में विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ 2 बातें उभरकर सामने आती हैं। पहला है, अमेरिका संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। भारत राज्यों का संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। यह एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के नाते कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल की समर्था भिन्न है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में उपबंध किए गए हैं। पहला है, जब तक संसद अन्यथा यह व्यवस्था ना दे, निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। आ है, उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही। बा है, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों व उपनियमों के प्रारंभिक पाठ। हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता जो केवल अंग्रेजी में हो। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई, यह क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राष्ट्र स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 15 जून 2005 को इसके कानून बनने के 120वें दिन भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया गया। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बल गुणनफल है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साइंस के, याद कर लीजिए इन सब क्वेश्चन को। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार या फिर त्वरण का। बी वाला जो ऑप्शन है आपका द्रव्यमान और त्वरण का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? टी वाला जो ऑप्शन है आपका, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण गाइस है गति का जड़त्व। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन जो बी है आपका, यह आर से कम होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो मुख्य पृष्ठ होगा परवलयिक वक्र का आकार लेगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से ही पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन बी जो है आपका ब्रह्मगुप्त ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। ऑप्शन सी जो है आपका आइजैक न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए जो है आपका न्यूटन ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए जो है आपका गुरुत्व नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में एक सेब छोड़ा जाता है तो वह? ऑप्शन सी जो है आपका अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, किस कारण से? पीसा की मीनार, झुकी हुई जो मीनार होती है, गिरती नहीं है, किस कारण से? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ऑप्शन सी जो है आपका अब जितना है उसका चौथा भाग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन बी जो है आपका अपरिवर्तित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए जो है आपका गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए जो है आपका वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।